हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय है उसमें जो अपना अध्याय 13 ध्वनि है वो अभी मैं आपको इस वीडियो द्वारा समझाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और देखिएगा ज़रूर। तो देखते हो कि ध्वनि जो कोई भी जो आवाज़ होती है जो अपने कानों तक सुनाई देती है तो वो ध्वनि होती है। तो ध्वनि के तो चलो अभी हम देखते हैं कि अपने विद्यालय में आपको पता ही होगा कि देखिए कि आपके विद्यालय के अंदर अभी अपने विद्यालय में क्या होता है, कालांश यानी कालांश होता है, पीरियड यानी समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः बच्चा सुनकर आप ज्ञात लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। तो देखो कि जैसे अभी अपने देखो कि अपने स्कूल में पीरियड ख़त्म होता है तो बेल बजती है, यानी अपने आवाज़ अपने कानों तक सुनाई देती है। फिर उसके बाद और यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है कि जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो वो भी अपने आवाज़ अपने कानों तक सुनाई देता है। तो ये सब क्या होती है, ध्वनि होती है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी और आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आँखों पर पट्टी बंधे होने पर भी खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी। तो उन्होंने यही बताया कि देखो कि हम लोग जो अपने लुका छिपी का खेल है वो खेलते हैं, है ना। तो उसके अंदर भी यही होता है कि अपने आँखों पे पट्टी होती है तो भी हम लोग अगले वाले जो छिपा हुआ जो अपना सब खिलाड़ी होता है उसको हम लोग बराबर ढूंढ लेते हैं। तो वो क्यों होता है कि उनके मूवमेंट के उनके जो हलन चलन होती है उसके द्वारा हम वो कहाँ पे है पहचानें। तो ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो ये अपने पता ही चल गया कि ध्वनि जो है तो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखी हुई है। एक दूसरे के संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है और अपने चारों ओर ये अलग अलग टाइप की ध्वनियाँ, तो जैसे देखो गानों की ध्वनियाँ सुनाई देती है, गाने होते, फिर उसके बाद अलग अलग अपने मित्रों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वाहन की आने जाने की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ सुनाई देती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची अभी आपको बनाने की किस तरह से आवाज़ सुनाई। अभी आपने विद्यालय में संगीत कक्ष में आपने बांसुरी, तबला, हारमोनियम, वाद्य यंत्रों की दुनिया सुनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया गया है कि क्लास स्कूल में इस तरह से तबला, फिर हारमोनियम, बांसुरी, इनकी आवाज़ अपने वो लोग सिखाते तो उसकी सुने। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरे की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, और इसका जो अभ्यास है और ये जो प्रश्न हमारे मन में होते तो इनका ही हम लोग विचार विमर्श इस पाठ में करने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग हमारा दूसरे पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने बोला है कि ध्वनि जो है देखो जैसे आगे अभी हम लोगों ने देखा कि विद्यालय की घंटी को जब वो बज रही होती है या कुकर की सीटी बज रही होती है तो कैसे अनुभव करते हैं। जब यह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो पुनः छूकर देखिए, क्या आप इससे कंपित होते हुए अनुभव कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे देखो कि अपने विद्यालय में घंटी बजती है तो क्या होता है कि घंटी का एक दूसरे के ऊपर टकराव होता है, इससे आवाज़ उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्रियाकलाप 13.1 में भी वैसे ही दिया कि लड़का देखो कि यहाँ पे एक लड़का है जो कुकर जो होता है तो कुकर को एक लकड़ी से बजा रहा है ना। या हम लोग घर पे वो भी देख सकते कि अपने घर में क्या होता है कि थाली होती तो बच्चे थाली के ऊपर बेलन से मार सकते, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती। तो इस तरह से ये जो होता है कि इस तरह से ध्वनि का आवाज़ बाहर निकलता है। अभी यहाँ पे भी ये देखो कि रबड़ का एक चूल्हा लिया है और पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाया गया है। बॉक्स तथा तनिया रबे के बीच में पेंसिल लगाया है और छल्ले को लगभग बीच में कूद कर छोड़ दिया है।
तो इससे भी अपने क्या होगा कि ऐसे खिंचाव की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कक्षा 7 में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु को अपने माध्य स्थिति में इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम लोग कंपन कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि कंपन किसे कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि कंपन किसे कहते हैं कि किसी भी, हम लोग साथ में वो सीख ही चुके थे कि किसी वस्तु को अपनी जो माध्य स्थिति होती है उसको इधर उधर या आगे पीछे होने वाली जो गति होती है ना, उसको कहते हैं कंपन। अभी जब कस कर तनी एक रबड़ को छिल्ले को कर्षित यानी प्लग करते हैं तो बीच की खींच कर छोड़ते हैं तो वह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये जो होता है कि ये हम लोग छोटा सा प्रयोग है घर पे कर सकते हैं कि कोई रबर होता है ना, तो कोई रबर को हम लोग कोई चीज़ के ऊपर लेके एकदम ज़ोर से खींचते और अगर उसको छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा अपना, तो उससे क्या होता है ध्वनि उत्पन्न होती है या कंपन होता है। तो यह जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया। देखो और मैंने भी बताया था कि थाली को चम्मच से यहाँ पे बजाया गया है ना, धातु की एक थाली लिए और उसके ऊपर बजाया तो उससे भी क्या होता है, बजाने से क्या हो जाएगा कि कंपन होगा और कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। देखो कंपित थाली जल से तरंगों के उत्पन्न करती है। ये भी प्रयोग आप घर पे कर सकते हो। इस तरह से यानी कोई भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या होता है, टकराती है तो क्या होता है, कंपन होता है और उससे ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार हमने देखा है कि कंपयमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाती है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हमें उन्हें देख नहीं पाते और यद्यपि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कंपन को हम लोग क्या करते हैं, खाली अनुभव कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। अभी हमें यहाँ पे दिखा है कि एक तारा आपको पता है कि ये एक वाद्य तंत्र है ना, तो बहुत सारे लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं एक तारे को। तो देखो कि यहाँ पे वाद्य तंत्र में वो दिखा है कि किस तरह से कंपन होकर ध्वनि तैयार होती है। फिर दूसरा है सुपरिचित वाद्य तंत्र की एक सूची बनाइए और इसमें कंपन या भागों में को पहचाना है। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं जिससे सारणी देखो अभी फिर देखो कि जैसे अभी यहाँ पे वाद्य यंत्र है, ध्वनि उत्पन्न करने से वाला कंपन भाग है। तो देखो कि आपको ये एक सूची बनाना है वाद्य और उनके कंपन मान का भाग। जैसे वीणा है तो वीणा को क्या करेंगे हम लोग, तनित डोरी को या तार को ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। फिर तबला है, तबला को भी तनित छिल्ली से। वैसे हम लोग के पास बांसुरी हो है ना, तो बांसुरी को अगर हम लोग बांसुरी के अंदर अपने मुंह से हवा डालते तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद ये ढोलक है, ढोलक को हाथों से उसके ऊपर ठोकने से भी अपने क्या हो जाएगी, वो ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से संभवतः आपने मंजीरा यानी झांझ, फिर घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य तंत्र सामान्य हमारे देश में अनेक भागों में बजाए जाते हैं और इन वाद्य तंत्रों में केवल पीटा या आघात नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कुछ वाद्य तंत्रों का नाम और ऐसी सूची बना सकते हैं और आप भी एक वाद्य तंत्र बना सकते हो। चलो अभी आगे हमारे 13.5 में क्रियाप्रयोग। देखो कि ये लड़का जो है तो ग्लास है, तो ग्लास में देखो पानी भरा हुआ है, 1 2 3 5 6 ग्लास लिए उसने और उसके अंदर क्या किया है उसने पानी भरा है। तो पानी की मात्रा हर एक में थोड़ा कम फिर कम होते जाता है, यानी आप देखते जाते हो कि इस तरह से उसने फिर उसके बाद वो क्या करा है कि एक एक को मारेगा ना, तो जैसे जितना पानी होता है उसके हिसाब से उसका कंपन होगा और उसके हिसाब से उसकी आवाज़ की मात्रा कम ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, अभी अपने मनुष्य के द्वारा किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी देखो कि कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। तो अगर आप अपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए तो आपको कुछ कंपनों का अनुभव होगा। अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ गाते हैं या कुछ क्या करते हैं कि जैसे ज़ोर से आवाज़ करते हैं, तो अगर हम लोग हमारे कंठ के ऊपर उंगली या हाथ रखते ना तो हमें अपने कंपन जो होते हैं उसके अनुभव होता है। तो मानव के ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ
है ना, फ्लैरनेक्स द्वारा उत्पन्न होती है। तो मनुष्य के अंदर ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? वाक्य यंत्र या कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खींचिए तो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। तो हमें वो जैसे ही उन्होंने बोला है कि हम जब बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, गाना गा रहे हो, तो अपने कंठ के ऊपर अगर हम लोग उंगली रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कुछ चलता हुआ हमें प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। उसको ही क्या कहते हैं? वाक्य यंत्र या कंठ कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उसके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी हुई होती है। यानी छोटी सी ऐसी संकीर्ण झिरी उसके अंदर बनी होती है, जिससे क्या होता है? ध्वनि या वायु के निकलने के लिए वहाँ पे एक जगह होती है। देखो अभी अपने यहाँ पे 13.8 जो चित्र है मानव के वाक्य यंत्र, तो वहाँ पे उन्होंने टच करके बताया और किस तरह से अपना अंदर का भाग होता है यहाँ पे हमें दिखाया गया है। अभी जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं ना, तो वाक्य तंत्र कंपित होते हैं और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक्य तंतुओं को जुड़ी मांसपेशियों तंतुओं को तना हुआ यह ढीला कर सकती है और ये वाक्य तंत्र तने हुए और पतले होते तब वाक्य ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता इस वाक्य ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक्य तंतु ढीले और मोटे होते तो वाक्य तंतु का किस प्रकार कार्य करते हैं अभी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से अपने जो वाक्य तंत्र है, अपने देखा कि फेफड़े को क्या होता है? वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है? वाक्य जो तंतु होते हैं वो कंपित होते हैं, पर जिससे क्या हो गया कि ध्वनि बाहर उत्पन्न हो जाती है। तो वाक्य तंतुओं को जुड़ी मांसपेशी तंतु का भी तना हुआ या ढीला कर सकते हैं। यह वाक्य तंतु तने हुए और पतले होते हैं, इसीलिए वाक्य का जो भी ध्वनि होता है, ये ध्वनि का प्रकार उसकी घनता का वाक्य ध्वनि से भिन्न होता है। अभी किस प्रकार वाक्य तंतु काम करते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे देखो रबड़ की दो पट्टियाँ ली गई है, दोनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर खींचा गया है और बीच के अंतराल में हवा फूकी गई है, और जिससे क्या होता है कि रबड़ की जो पट्टियाँ होती है बीच की हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। ये यहाँ पे पहले वाले जो अपना जो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जो लड़की, तो वो दो रबड़ की पट्टियाँ लड़की ने ली हुई है और उस तरह से वो हवा फूंककर ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयोग यहाँ पे कर रही है। अभी दूसरा जो लड़का है, देखो दूसरा लड़का क्या कर रहा है कि कागज़ के दो टुकड़े ले रहा है, एक कागज़ के टुकड़े का जिसमें एक पतली झिरी बनाई हुई है उसने, और उसकी सहायता से वो क्रियाकलाप कर रहा है और कागज़ को अपनी उंगलियों के बीच भाती पकड़ी है, हल्दी पकड़ लिया है उसने। जब झिरी के बीच में हवा फूकी तो ध्वनि उसमें से ध्वनि बाहर निकल रही, तो वो वही प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो कि किस तरह से ध्वनि अपने वाक्य तंतुओं को भी किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है हम लोग अभी समझ सकते हैं। इस तरह से प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग तुम लोग घर कर सकते हो। वैसे ही तुम लोग जैसे सीटी बजानी हो, है ना, तो अलग अलग जो आवाज़ है वो आप लोग कंपन से, हवा के कंपन से ध्वनि कैसे उत्पन्न होते हो, ऐसे प्रयोग आप लोग भी घर पे कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। चलो अभी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अभी देखो कि कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि संचरण के लिए। संचरण का मतलब होता है ध्वनि का प्रसरण करने के लिए। तो जब आप एक दूरी पर खड़े रह के सहेली के पुकारते हो तो आपकी सहेली आपका आवाज़ सुन पाती है और उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंच पाती है अभी देखते हैं। तो बहुत सारे जैसे अपने फ्रेंड हो या मम्मी पापा हो, किसी को भी अगर तुम लोग बुलाते हो या कुछ बात करते हो तो किस तरह से वो लोग अपना आवाज़ सुनते हैं वो तुम लोग को यहाँ पे बताया, समझ में आ जाएगा कि ध्वनि किस तरह से ध्वनि पहुँचती है दिखाया। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है, धातु अथवा कांच का एक गिलास ले लिया है और सुनिश्चित करना है कि ये सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखना है और सेल फोन में पानी में न हो ये भी ध्यान रखना है। और किसी मित्र से सेल फोन पे किसी दूसरे सेल फोन के टेलीफोन करने के लिए कहना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनना है
और इस गिलास को किनारे का अपने हाथों में सटाकर पकड़े और अब अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटाकर रखें। यानी इस तरह से ध्वनि का संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। यानी इस तरह से अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु के मुंह द्वारा खींची हुई घंटी की आवाज़ को सुनिए। गिलास में वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है और गिलास को अपने मुंह को हटाइए, ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है। तो इस तरह से एक अलग अलग क्रिया द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कंपन से ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है या ध्वनि का संचरण किस तरह से होते हैं। इसे अलग अलग क्रिया द्वारा हम कर सकते हैं। अभी देखो कि क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप अगर गिलास में सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है और तब किसी बर्तन में से वायु की पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं हो सकती। ध्वनि द्रवों में संचरण होती है, ये अभी हम लोग ज्ञात करना है कि चलो अभी ज्ञात पता कि ध्वनि जो होती है तो जिस तरह से अभी हवा में हम लोगों ने देखा कि हवा में ध्वनि के लिए एक दूसरे को संचरण करने के लिए माध्यम जरूरी होती है। तो पहला माध्यम देखा हवा, है ना। तो पहला माध्यम हम लोगों ने देखा कि हवा के द्वारा किस तरह से ध्वनि का संचरण होता है। अभी हम लोग दूसरा जो माध्यम देखेंगे वो द्रव है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि एक क्रियाकलाप दिया गया है 13.8 में कि एक बाल्टी ली है, वहाँ पे या स्नान जो टब होता है अपना उसमें लिया है, इसे स्वच्छ जल भरना है, एक हाथों से एक घंटी छोटी सी घंटी लेना है और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए घंटी को जल में हिलाना है। तो क्या ध्यान में आएगा कि घंटी बाल्टी के टब की दीवारों को न छुए, इसके कान में जल की सतह पर क्या होगा, जल की सतह सावधानीपूर्वक रखना है। सतर्क रहे कि जल आपके कानों में प्रवेश न करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? तो इसका पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव्य में भी हो सकता है। तो जैसे बाल्टी है तब में यहाँ पे क्रियाकलाप करना है कि अपने घर में बाल्टी होती है, टब होती है तो वो ले लेना है। कोई घंटी अपने घर में होती है मंदिर में वगैरह, और उसको लेकर और ऐसे बजाना है कि बाहर कि तो हमें आवाज़ सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती। अगर सुनाई देगी तो समझ लेना कि जो ध्वनि का जो संचरण है वो द्रव्य में भी हो सकता है। अभी फिर दूसरा है कि ध्वनि का जो संचरण है ठोस में से भी गमन कर सकता है। तो अभी हम लोग को देखना है कि ठोस पदार्थ में गमन करती है यानी संचरण करती कि नहीं करती, वो हमें देखना है। अभी धातु का एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ ली, उसके सिरे से अपने कान के सटा कर रखिए। अपने मित्र ने स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से सरोचेंगे या खटखटाने को कहिए। क्या होगा कि आपके खरोचने से ध्वनि सुन पाते हैं। अपने आसपास खड़े हुए मित्र से पूछिए कि क्या वे इस ध्वनि को सुन पाते हैं, ये भी अपने पूछना है। तो यहाँ पे बताया कि आप अपने कानों में लकड़ी या धातु किसी लंबी मेज को एक सिरे से रखकर अपने मित्रों को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कर सकते, तुरंत क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो हम लोग को पता ही है कि हम खेलते हैं या टेबल बेंच पे ऐसे, तो कोई भी खरोच करते हैं ना तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुनाई देती है। तो अभी हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप यह मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा भी यह कर सकते हैं कि ध्वनि डेरियो में भी चल सकती है। अपने सुनाए हुए खिलौने टेलीफोन है याद कीजिए, क्या आप यह कर सकते हैं तो ध्वनि डेरियो में भी गमन कर सकते हैं। अभी हम लोग देखो कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, तो किस तरह से सुनते हैं वो देखो कि कान में बाहरी जो भाग होते हैं कि उसकी जो आकृति यानी कि पनल होता है जैसे होते ही है, जब ध्वनि अपने उसमें प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है और जिसके सिरे पर एक पतली तनिक छिल्ली होती है और इसे हम लोग क्या करते हैं, कर्णपटल। और यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम जानने के लिए
इस कर्णपटह क्या कार्य करता है, इन 3 के डब्बे से हम कर्णपटल को बनाते हैं। तो किस तरह से अभी हम लोग यहाँ पे कि अपने जो कर्णपटल की पटह की वजह से हम लोग किस तरह से सुनाई देता है, यहाँ पे हमें बताया गया है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप क्या है कि देखो प्लास्टिक या टीन का डब्बा लिया है और उनके दोनों सिरे काट लिए हैं। डिब्बे में एक सिरे पर रबड़ का गुब्बारा तनाया और दूसरे सिरे पे छल्ले की कस दिया है और तनी रबड़ के ऊपर सूखे अन्य या थर्माकोल के 4 और 5 दाने रखे हैं। अब हम अपने मित्र को डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहना। तो देखिए कि अन्न और दाने का क्या होता है, अन्न के 2 ऊपरी के बीच क्या छेद होता है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। अभी कर्णपटल एक तनिक रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं। अभी चित्र 13.16 में कि कर्णपटल देखो यहाँ पे दिया है कि 13.16 किस तरह से आंतरिक कर्ण है। कर्णपटल कंपनों का अंतर कर्ण यानी इनर ईयर तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं। अभी अगला जो है वो है हमारा कंपन का आयाम यानी आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो देखो कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु को बार बार इधर उधर कर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं और आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा उसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंपन का आयाम इस तरह से होता है कि किसी वस्तु को अगर हम लोग बार बार इधर उधर गति करते हैं तो वो कंपन कहलाता है। अभी गति को दोलन गति भी कहते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलो अभी आगे कि प्रति सेकंड जो होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पता है कि हर एक सेकंड में प्रति सेकंड में जो जितने भी दोलनों की संख्या होती है तो उसको होते हैं दोलन आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से मापा जा सकता है। तो हम लोग को ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आवृत्ति को हर्ट्ज किससे मापा जाता है, तो आपको बोलना होगा हर्ट्ज से। किससे, ये ध्यान में रखना। और उसका संकेत है HZ यानी हर्ट्ज का जो संकेत है वो क्या है, HZ। ये आप लोगों को खाली जगह में भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है और आपको जोड़ी मिलान में भी पूछा जा सकता है। HZ आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है और कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, ये हमें यहाँ पे निकालनी है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। नहीं भी अगर हम वो चीज़ को नहीं भी देख सकते, फॉर एग्जांपल देखो कि हम लोग रूम पे बैठे हो तो भी हमारे बाहर की जो गाड़ियों की आवाज़ वगैरह भले हम लोग उनको नहीं देखे तो भी हमें वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये कैसे संभव है, तो इससे हम लोग अभी आगे के जो पैराग्राफ है उसमें देखते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो, एक प्रकार की नहीं हो, उसको क्या अलग अलग भिन्न प्रकार। तो क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि को महत्वपूर्ण गुण है। क्या हम ध्वनि को उसके आयाम और आवृत्ति के आधार पर अंतर कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो आयाम और आवृत्ति है तो वो अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न करने में कारणीभूत होती है। तो देखिए कि अगर एक जैसा ही सुर बजता रहे, अभी हम लोग देखो कि रूम के अंदर बैठे हर एक बच्चे की आवाज़ अलग अलग होती है ना। अगर सबकी एक जैसी हो तो हम लोग को वो सुनाई तो देगी लेकिन कौन क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन सबकी अगर आवाज़ अलग अलग हो, है ना, तो आवाज़ अलग अलग हो तो हम लोग वो बता सकते कि किस तरह से बच्चे की कौन से बच्चा क्या बोल रहा है वो हमें पता चल सकता है। वैसे ही गाड़ी होती है, स्कूटर होती है, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, उनकी भी आवाज़ की क्या होती है, भिन्न होती है। और हम पता चल सकते हैं कि भाई यहाँ से स्कूटर गुजरी, कि मोटरसाइकिल गुजरी, कि कार गुजरी, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये क्यों होती है कि उनके जो आयाम होती है तथा उनकी जो आवृत्ति होती है उनके वो क्या होती है, अलग अलग होने की वजह से उनकी आवाज़ में अलग अलग दिखाई देती है। अभी देखो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि थर्माकोल के गेंद कंपन या गिलास को स्पर्श करते हुए किस तरह से आवाज़ उत्पन्न
कर सकती है, ये यहाँ पे बताया गया। देखो अभी ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों को आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। अभी उदाहरण लिया कि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिमल यानी डीबी मात्रक में व्यक्त कर जाते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि HZ जैसे वैसे ही प्रबलता को डेसिबल में यानी डीबी में मात्रक में व्यक्त करते हैं। अभी निम्नलिखित सारणी में विभिन्न स्रोतों में आने वाली ध्वनि की प्रबलता को कुछ बोध कराते हैं। देखिए जैसे कि अपना जो सामान्य श्वास होता है, हम लोग जो नेचुरली लेते हैं श्वास, तो उसका है 10 dB मतलब 10 डेसिबल। फिर मंद फुसफुसाहट उसका है 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत या वार्तालाप करते हैं तब 60 डेसिबल होता है। व्यस्त यातायात करते तो 70 डेसिबल होता है। और औसत फैक्ट्री होती तो 80 डेसिबल होता है। और ये एक बात ध्यान में रखना कि जो 80 डेसिबल से अधिक प्रबल और शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। यानी 80 डेसिबल से जितना भी अगर ज़्यादा मात्रा का जो शोर होता है, ज़्यादा मात्रा की जो ध्वनि होती है, वो अपने कानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु को आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो उसकी उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। इस तरह से अभी किसी बच्चे की ध्वनि को तुलना एक वयस्क से करना है, क्या हमें अंतर पता चल सकता है कि एक बड़ा बुजुर्ग होता है और छोटा बच्चा होता है, तो उनकी जो आवाज़ की जो तुलना है वो अलग अलग होती है। तो उनका हम लोग अंतर कर सकते हैं, क्योंकि चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता दिखाई देती है। और देखिए किस प्रकार से भिन्न है कि आवाज़ ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। जो आवृत्ति में क्या होगा, ध्वनि की तीक्ष्णता या यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हमें कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए कहेंगे कि ढोल मंद आवृत्ति कंपित होता है, इसलिए हम कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और दूसरी ओर सीटी की जो आवृत्ति होती है, हम सीटी बजाते हैं ना, उसकी जो आवृत्ति वो अधिक होती है और इसीलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। अभी पक्षी है, पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। इस तरह से हम लोग अलग अलग जानवरों की, इंसानों की, किसी की आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है तो किसी की बहुत धीमी होती है। यानी आवाज़ की आवृत्ति का जो कंपन होता है तो वो मंद या ज़्यादा, उसके ऊपर उसकी आवाज़ के पता चल सकता है। अभी हम लोग प्रतिदिन हमारे बच्चों और वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं तो उनमें अंदर पाते हैं। तो बच्चों की आवाज़ जो होती है, बच्चों की जो आवाज़ होती है क्या होती है कि वयस्क की आवाज़ से अधिक होती है, तेज़ होती है। और एक महिला की आवाज़ और किसी पुरुष की आवाज़ अगर हम देखें तो इसकी आवृत्ति में तथा अधिक तीखी भी पुरुष की जो महिला की जो आवाज़ होती है वो पुरुष की आवाज़ से ज़्यादा ही उसकी अधिक आवृत्ति होती है और अधिक तीखी भी होती है एक महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से। इस तरह से हम लोग देखें तो बच्चों की ये हुआ हमारा जो ध्वनि जो पाठ था उसका हम लोग स्वाध्याय का ध्वनि का पाठ का जो पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे दिखे। अभी पार्ट 2 जो है इसका आगे यानी श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ किस तरह से उत्पन्न होती है वो हम लोग पार्ट 2 का अपना जो अगला वाला वीडियो उसके साथ दूसरा वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए।